शादी की रात शौहर ने सख्ती से कहा कि अगर तुम मेके गई तो तुम्हें तलाक दे दूंगा। यूं मेरी माँ से मिलने की ख्वाहिश कई सालों तक दिल ही दिल में रही, क्योंकि शौहर की इजाज़त ज़रूरी थी। एक दिन शौहर के दफ्तर जाने के फौरन बाद सोचा उसे मालूम भी नहीं होगा, मैं जल्दी से चक्कर लगा कर आ जाती हूँ। अम्मी से मिलने का बहुत दिल चाह रहा था। जैसे ही मैं रक्षा करवा कर मेके पहुंची तो अम्मी का चेहरा मुझे देखकर फिक्रमंद हो गया, और यूं ही मेरी नज़र पीछे खड़े शख्स पर पड़ी तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। शादी की पहली रात शौहर ने मुझे एक बड़ी पाबंदी दी थी। मेरा शौहर बोला, है ना, आज के बाद तुम अपनी अम्मी के घर नहीं जाओगी, वरना मैं तुम्हें तलाक देकर फारग कर दूंगा। मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। मैंने आहिस्ता आवाज़ में सवाल किया, आरफ आप कैसी बात कर रहे हैं? एक लड़की जिसने अपनी ज़िंदगी के 19 वर्ष अपनी वालदा के घर गुजारे, वो एकदम ही उस घर से कैसे अलग हो सकती है? मैं कोई जानवर या बकरी होती तो मुझे आपकी इस बात पर इतराज़ ना होता, मगर एक इंसान के लिए ये सब नाकाबिले बर्दाश्त है। आरफ बड़े गौर से मेरी बात सुनते रहे, फिर आहिस्ता से बोले, हिना तुम अपनी तरफ से कोशिश तो करके देखो। जब हिम्मत हारने लगो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारे हाथ में तलाक के कागजात पकड़ाकर तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी वालदा के घर भेज दूंगा। मैं खामोश हो गई थी। एक दिन की दुल्हन शौहर के साथ बहस करे ये अच्छी बात नहीं, मैं जानती थी। आरफ उठकर कपड़े बदलकर दूसरी तरफ रुख करके सो गए थे, जबकि मुझे अपने किस्मत पर हंसी आ रही थी। मैंने कभी नहीं सुना था कि शौहर ऐसा सलूक भी करते हैं। ये सोच कर ही मुझे खौफ होने लगा, मैं इस कदर सख्त इंसान के साथ ज़िंदगी कैसे गुजारूंगी। मैं शादी की पहली रात ही हिम्मत हारने लगी थी, मगर सुबह मैंने आरफ को बिल्कुल एक नए रूप में पाया। वो अच्छे थे, ख्याल रखने वाले थे, मगर न जाने ने मेरी वालदा से इस कदर परहेज़ क्यों था कि वो उनका नाम सुनकर ही नाराज़ हो जाते थे। मैं अपने मेके को याद करके छुप छुप कर रोती थी। एक दिन यूं ही रो रही थी कि आरफ काम से वापस आ गए और बोले, हिना तुम यूं क्यों रो रही हो? तबीयत तो ठीक है ना? मैं बोली, मुझे सोबिया याद आ रही है, अपनी बहन से मिले बहुत दिन गुजर गए हैं। एकदम ही आरफ के माथे पर बाल पड़ गए। वो बोले, तुम्हें सोबिया याद आ रही है या कामरान? मैं एकदम चौंक गई। मैं बोली, आरफ आप मुझ पर शक कर रहे हैं? कामरान सिर्फ हमारा किराएदार था और कुछ नहीं। मैंने तो कभी उससे बात तक नहीं की, हमेशा उससे पर्दा किया, क्योंकि मेरा नामहरम था। आरफ ने सार हिला दिया और बोले, हिना मैं तुम्हें इस घर जाने से फ़कत इसलिए रोकता हूँ कि कामरान तुम्हारा नामहरम है। मैं चुप कर गई। कामरान हमारे घर 5 साल पहले किराएदार के तौर पर आया था, जब अब्बू का इंतकाल हो गया था। हम 2 जवान बहनें थीं, एक अम्मी थी, कमाने वाला कोई नहीं था, इसीलिए अम्मी ने ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दे दिया था। फिर मैं और सोबिया बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी, तो घर का खर्चा आसानी से निकल जाता था। दिल तो चाहता था कि मैं आरफ से पूछूं कि जब शादी से पहले कामरान हमारे घर में रहता था तब तो कुछ नहीं हुआ था, अब शादी के बाद अगर मैं कभी कभार मेके जाऊंगी तो क्या हो जाएगा। लेकिन मुझे याद आया कि शादी से पहले अम्मी ने बताया था कि कामरान तुम्हारी शादी के बाद ऊपर वाला पोर्शन छोड़कर चला जाएगा, उसे कहीं और घर मिल गया है। मैं एकदम से खुश हो गई। मैंने सोचा कि कामरान अब तक तो घर छोड़कर जा चुका होगा। अगर ये बात किसी तरह आरफ को पता चल जाए तो हो सकता है कि वो मुझे घर जाने की इजाज़त दे दें। लेकिन घर का हाल अहवाल मैं कैसे मालूम करती? आरफ ने तो मुझसे मोबाइल तक ले रखा था और ये भी कह दिया था कि ना तुमने अपनी बहन से रब्ता करना है और ना ही अपनी अम्मी से। मगर मैंने खुद को तसल्ली दी कि मैं किसी न किसी तरह उनसे पूछ ही लूँगी। मुझे अम्मी से ज़्यादा सोबिया की फिक्र थी, वो बहुत कम हौसला थी, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाती थी। अम्मी तो वैसे ही सख्त थी, ज़रा सा काम गलत हो जाता तो सख्त सज़ा देती थी। मैं इन्हीं बातों को सोच रही थी जब हमारे घर की घंटी बजी। मैं चौंक गई। दरवाज़ा खोला तो सामने सहर खड़ी थी। सहर आरफ की इकलौती बहन थी। वो शादी के 2 माह बाद पहली बार मेरे घर आई थी। मैंने बड़े पुरजोश अंदाज में उसका इस्तकबाल किया। उसका नन्हा सा बैग देखकर समझ गई कि वो मेरे घर रुकने आई है। मैं खुश हो गई, क्योंकि आरफ तो आधा दिन दफ्तर में गुजारते और आधा दिन अपने दोस्तों के साथ। उनके पास ना तो घर के लिए वक्त था ना ही मेरे लिए। मैंने सोचा कि चलो शहर के साथ मेरा दिल बहल जाएगा। शाम के जब आरफ दफ्तर से वापस लौटे तो बोले, है ना, मैं हफ्ते भर के लिए काम के सिलसिले में शहर से बाहर जा रहा हूँ, इसलिए मैंने शहर को तुम्हारे पास छोड़कर जा रहा हूँ। तुमने शहर का बहुत ख्याल रखना है और बिला वजह घर से निकलने की इजाज़त नहीं देनी। साए की तरह उसके साथ साथ रहना।
सहर हंस कर बोली, क्या हो गया भाई आपको, पहले तो आप ऐसे नहीं थे। आरव बोला, जैसे जैसे मैं इस दुनिया को समझने लगा हूँ वैसे वैसे मेरा एतबार हर इंसान से उठ गया। मुझे मर्द ज़ात पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मर्द कहीं भी कभी भी कुछ भी कर सकता है। सहर अपने भाई की बातें सुनकर हैरान रह गई। वो बोली, भाई आप पहले तो ऐसी सोच नहीं रखते थे। आरफ ने मुस्कुराकर कंधे झुका दिए और बोले, अब क्या किया जा सकता है। फिर आरफ का सामान पैक करने के लिए मैं कमरे में चली गई तो आरफ मेरे पीछे कमरे में आ गए। वो बोले, हिना मैंने आज जो बातें की हैं उन पर सख्ती से अमल करना और वापसी पर मैं तुमसे एक एक बात पूछूंगा। मगर वो तो मेरे शोर थे, मेरा हक रखते थे। उनकी गैर मौजूदगी में मेरा उदास होना फितरी था। शहर ने मेरी परेशानी भांप कर धीरे से कहा, हिना हम सोबिया को भी बुला लेते हैं यहाँ, इससे तुम्हारा दिल भी लग जाएगा और मज़ा भी आएगा। मैंने मुंह लटकाकर शहर को हकीकत बताई। आरफ ने मुझे सख्ती से घर वालों से मिलने से मना किया है। फिर उसने कहा कि एक बार जाकर मिलाओ। मैंने जड़ से इनकार करके शक जाहिर किया। मुझे लगा शायद आरफ ने शहर को जासूसी पर भेजा है। शहर ने बहुत कस्में खाई और वायदे भी किए, पर मैंने उस पर यकीन नहीं कर सकी। मैं नहीं चाहती थी कि आरफ नाराज़ होकर निकाले, अम्मी के रहमो करम पर फिर से ना रहना पड़े। अम्मी अच्छी औरत ना थी, बचपन से सख्त। मुझे सोबिया की फिक्र हर लम्हा सताती रहती थी, मगर फिर भी उससे राब्ता ना हो सका। मैं हर लम्हा उसके लिए दुआ गो बनी। वक्त ने मुझ पर रहम ना किया, सख्त गुजरा। 3 साल यूं ही पलक झपकते गुजर गए, मगर आज तक सोबिया की कोई खैर खबर नहीं आई। एक ही शहर में रहकर भी कभी न मिली, ऊपर से औलाद की नेमत से भी महरूम थी। मैं सारा दिन घर में भी जान सी पड़ी। आरफ ने शुरू में भी मुझे वक्त नहीं दिया। शहर हफ्ते में 2 बार मुझसे मिलने आती। वो हर लम्हा मुझे उकसाती, अपना ख्याल रखने का कहती, है ना कब होश में आओगे, संभलो जल्दी, जब भाई तुम्हारी शक्ल से तंग आकर बदले। मैं हंस कर कहती, वो तो मुझसे बेजार है, शादी के आगाज से ही मेरा दिल तोड़ा था। शहर कहती, ये तुम्हारा वहम है, कुछ और नहीं। इसलिए वो मुझे पार्लर लेकर जाने लगी। 2 बार पार्लर वो खुद साथ लेकर गई थी। मुझे खुद में बेहतरी और ज़िंदगी महसूस हुई। यूं लगा जैसे मैं जीती जागती इंसान हूँ। तीसरी बार मैं खुद ही पार्लर जाने लगी, मगर मुझे आज ज़िंदगी का बड़ा सरप्राइज़ मिला। पार्लर पहुंची तो वहाँ सोबिया पहले से बैठी थी। उसका काम मुकम्मल हो चुका था, वो जाने को थी। हम दोनों की नज़रें मिली। मैं भागकर उसके गले लगी। वक़्त एक लम्हे के लिए बिल्कुल थम सा गया। हम दोनों बड़ी देर तक रोती रहीं। दिल भर आया। फिर मैं बोली, सोबिया कैसी बहन हो तुम, 3 सालों में कभी खबर तक ना ली। तुमने ये भी ना सोचा बहन कहाँ गई। मोबाइल नंबर बंद था, कोई परेशानी ना जानी। शोहर बुरा सलूक कर रहा हो तो पूछा। सोबिया नज़रें चुराकर चुपचाप सुन रही थी। उसका चेहरा सख्त और दिलगीर सा लग रहा था। बोली, माफ़ करना है ना, मैं मसरूफ़ बहुत थी। तभी उसकी मासी आगे बढ़ी और बोली, बेगम साहबा ये बच्चे देखिए कितने प्यारे हैं। मैंने मासी को देखा, 2 बच्चे साथ खड़े, एक को गोद में, दूसरा हाथ थामे खड़ा। वो बच्चे मुझे अपने अपने से लगने लगे, मगर शक्ल बिल्कुल भी सोबिया पर नहीं गई। मैं बोली, सोबिया ये बच्चे किस पर गए। वो घबरा कर खामोश हो गई, जवाब ना दिया। मासी बोली, ये बच्चे तो अपने वालिद पर हैं। वालिद का लफ्ज़ सुनकर दिल के ज़ख्म हरे हो गए। मैं बोली, तुमने सगी बहन का हक बुला दिया। हमने मिलकर बचपन के दिन याद किए। अब्बू जब भी खिलौने लाते तुम्हें पहले देते। मैं खुशी खुशी जो बचता कबूल कर लेती। तुम्हें अपने हाथों से नवाले बनाकर खिलाए, मगर तुमने सब बुला दिया और दूर हो गई। मैंने डांट दिया, जबकि सोबिया नज़रें चुराती। वो कुछ लम्हे मुझे देखती रही, परेशान। फिर बोली, मुझे देर हो रही है, और चल दी। मैं हैरानी से वहीं खड़ी रह गई। मैं पार्लर से बगैर ट्रीटमेंट वापस लौट आई। घर आकर देर तक फूट फूट कर रोती रही। बहन गैरों की तरह मिली और जुदा हुई। उसकी आंखों में कोई सनाशाई बाकी ना रही। फिर उसके 2 बच्चे याद आते रहे, बार बार। काश अल्लाह मुझे औलाद की नेमत अता करता, कम अज़ कम दुनिया में कोई रिश्ता तो मेरा होता। शाम को आरफ घर लौटे और मुझे रोता देखकर वो घबरा कर बोले, क्या बात है हिना। मैंने सर नफ़ी में हिलाकर रोना जारी रखा और आरफ से बोली, मुझे औलाद चाहिए, बहुत ख्वाहिश है।
आरव गौर से मुझे देखकर धीरे बोले, 3 साल हो गए मैं भी तरस रहा हूँ। मैंने जिक्र ना किया ताकि तुम ना रो, मेरा भी दिल करता है बच्चे गर्क में गूंजे, मगर सब अल्लाह के हाथ में है, देर है अंधेर नहीं। वो कहकर वाशरूम गए। मैं सोचती रही, आरब ऊपर से सख्त हैं मगर दिल से मेरा एहसास करते हैं। सच यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी थी। मैंने तय किया कि कल लेडी डॉक्टर के पास ज़रूर जाऊंगी। सुबह आरफ के निकलते ही मैं तैयार हुई, अस्पताल पहुंची। खुश किस्मती से नंबर जल्दी मिला। डॉक्टर ने चेकअप किया और मुस्कुराकर बोली, आप बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, कोई नक्स नहीं पाया। अगली बार अपने शोहर को भी साथ लाइएगा ताकि इस बात का पता चल सके कि औलाद किस वजह से नहीं हो रही। मैं खुश हो गई, दिल का कुछ बोझ हल्का पड़ा। बाहर निकली तो दिल के वार्ड में अहमद को देखा। उसने डॉक्टर वाला यूनिफॉर्म पहना हुआ था। क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो चुका था? जब वो हमारे घर का इधर आना जाना रखता था उस वक्त वो डॉक्टरी की तालीम हासिल कर रहा था। इस बड़ी दुनिया में एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया तो मैं खुद पर काबू न रख सकी और उसके पास पहुंच गई। वो मुझे पहली नज़र में ही पहचान चुका था। वो बोला, सानिया तुम अंदाज़ा भी नहीं कर सकती कि तुम्हें यूं देखकर मैं कितना खुश हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, तुमने अपने शोहर से अब तक अलहदगी इख्तियार क्यों नहीं की? क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा हो? नहीं, तुम तन्हा नहीं, मैं तुम्हारा भाई हूँ। तुम ऐसे इंसान से छुटकारा हासिल करके मेरे घर आ सकती हो। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि तुम इस तरह के इंसान के साथ अब तक कैसे गुजारा कर रही हो। उसके 2 बच्चे हो गए, उसने तुम्हारे घर में ही नकब लगाया, मगर तुम अभी भी उसके साथ रह रही हो। अहमद की बातें सुनकर मुझे चक्कर आने लगे, ज़मीन घूमने लगी। इतनी देर में अहमद को बुलाया गया कि डॉक्टर साहब, मरीज़ की हालत बिगड़ रही है, हम जल्दी से आ जाएं। अहमद मुझसे फिर मिलने का कहकर आगे बढ़ गया और मैं बेंच पर बैठकर सहारा ले रही थी और बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाल रही थी। मुझे अहमद की बातों की समझ नहीं आ रही थी। फिर मेरे सामने तानिया की तस्वीर घूम गई। वो 2 बच्चे जो बहुत पहचाने लग रहे थे, मगर उनकी शक्ल तानिया से नहीं मिलती थी। वो तो हूबहू जवाद जैसे थे। खुदाया, ये क्या हो गया? मैंने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला। मैं घर के बाहर जाकर खड़ी हो गई। मैंने रक्षा रोका, उससे अपने वालिद के घर का पता बताया। मैं पुरानी गलियों से गुजरती जा रही थी। मैं 4 साल की थी जब मेरी माँ इंतकाल कर गई। अब्बू ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सुतीली अम्मी घर आ गई। वो बहुत अच्छी खुतूर थी, मेरे ख्याल रखती थी। फिर उनकी गोद में नन्ही परी आई तो अम्मी बोली, सानिया ये तुम्हारी बहन भी होगी और दूसरी तुम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखना। हम दोनों एक साथ बड़ी हो रही थी, कभी सुतीली माँ होने का एहसास नहीं हुआ। अब्बू बहुत खुश थे कि मेरी बेटी को माँ और बहन दोनों मिल गई। फिर अब्बू का इंतकाल हो गया। मेरे घर का दरवाज़ा आ चुका था। मैं टैक्सी वाले को किराया देकर उतर गई। हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं घर कैसे जाऊं, तानिया का सामना कैसे करूं जिसने मेरा सवाल ही मुझसे छीन लिया था। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो सामने 2 बच्चे खेल रहे थे। एक बच्चा भागते हुए नीचे गिरा तो जवाद की आवाज़ आई, बोला, संभल कर। मेरा शक सही साबित हो गया। मैंने कितनी दुआएं मांगी थी अहमद की बात झूठ साबित हो, मगर आगे बढ़ी तो मेरी नज़र अम्मी और जवाद पर पड़ी। वो दोनों खाना खा रहे थे, एक दूसरे के मुंह में नवाले डाल रहे थे। ये मंजर देखकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने कहा, ये क्या बेहूदगी है? जवाद मेरी तरफ देखकर सहम गया। अम्मी बड़े इत्मीनान से बोली, ये तुम्हारा नहीं, जवाद मेरा शोहर है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अब्बू की मौत याद आने लगी। अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी तन्हा रह गई थी। उन्होंने अपनी सगी बहन को अपने पास बुला लिया। वो अम्मी से 10 साल छोटी थी, मगर अम्मी जैसी ही लगती थी। इसलिए मैंने और तानिया ने उसे भी अम्मी कहना शुरू कर दिया था। फिर किस्मत यहीं तक महदूद नहीं रही। हमारी अम्मी एक रोड एक्सीडेंट में इस दुनिया से चल बसी। अब हम दोनों बहनें अपनी खाला के रहमो करम पर रह गई, जो बहुत जालिम थी। वो हमें बहुत मारती थी। अक्सर कहती, अल्लाह तुम्हें माँ को जहन्नम में डाले, जो मेरी शादी का बनाव बिगाड़ कर चल बसी। फिर अपनी 2 बेटियों का बोझ भी हमारे सर पर डाल कर चली गई। मैं हाल में वापस आई। मैंने जाकर जवाद का गिरबान पकड़ लिया।
میں نے اس سے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں تمہیں خوشیاں نہ دے سکا، اولاد نہ پیدا کر سکا، کیونکہ ہماری برات والے دن مجھے تمہاری خالہ سے محبت ہو گئی تھی۔ میں نے چھپ کر اس سے نکاح کر لیا۔ تانیہ کو جب پتہ چلا تو اس نے بہت شور مچایا۔ اس سے بچنے کے لیے میں نے اس کی شادی احمد سے کروا دی۔ اس نے کہا مجھے معاف کر دو۔ میں نے جواد کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو۔ ہم جیسی امی کہتے رہے ہاں جواد اس کو چھوڑ دو۔ جواد نے مجھے طلاق دے دی تو میں احمد کے اسپتال پہنچی، وہ مجھے گھر لے گیا۔ ہم ایک دوسرے سے لپٹ کر روتے رہے۔ تانیہ ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگتی رہی کہ میں آپ کا گھر نہ بچا سکی۔